मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने एक एग्जांपल भी लिया था फुटबॉल का कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी लिया था, नेपाल का भी एग्ज़ाम्पल लिया था, जहाँ पर किस तरीके से मोनार्की को हटा करके कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी की स्थापना की थी। तो हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने फर्स्ट पर्पज़ पढ़ा था कि कुछ कंट्री को रन करने के लिए कुछ सर्टेन आइडियल्स की नीड होती है और उन्हीं आइडियल्स पर कंट्री को रन किया जाना चाहिए। तो ये इसका फर्स्ट पर्पज़ था, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने का। सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे देश में किस प्रकार से पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नेपाल में स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किंग के द्वारा रूल किया जाता था और वहाँ की और जो किंग के मिनिस्टर्स थे उनके द्वारा। बट इन कंट्रीज़ में क्या हुआ था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने अडॉप्ट किया। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कुछ सर्टेन गाइडलाइंस को प्रोवाइड करने में, जिससे कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके से डिसीज़न मेकिंग की जानी है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी को रन किया जाना है, ये सारे गाइडलाइंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वी चूज़ आवर लीडर्स, हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम अपने बिहाफ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको पावर्स देते हैं। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटीज़ दैट दे, लेकिन हाँ, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये जो लीडर्स हैं वो अपनी इस अथॉरिटी का या अपनी इस पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेफगार्ड की तरह भी होता है हमारे लिए इन सब चीज़ों के खिलाफ। जो अथॉरिटीज़ का मिसयूज़ है उससे समाज में क्या आएगा, इनजस्टिस आएगा, अन्याय आएगा। तो इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। आप देख सकते हो कि जैसे सुरेश है, क्लास का मॉनिटर है और बाकी क्लासमेट उसको पसंद नहीं करते हैं। तो मिसेस जो राव हैं, क्लास टीचर हैं, वो क्लास में क्लास छोड़ के जब जाती हैं तो वो कुछ अर्जेंट वर्क था तो वो क्लास छोड़ के जाती हैं, तो वो सुरेश को क्लास माइंड करने के लिए बोलती हैं। तो सुरेश ना अनिल को उठाना शुरू कर देता है और अनिल को बोलता है कि मैं मिसेस राव को जाके बोल दूंगा। तो अनिल, जब उसकी कोई मिस्टेक ही नहीं थी, तो वो कहता है कि मैंने किया क्या है। लेकिन जब मिसेस राव वापस क्लास में आती हैं तो वो उससे मैम से कंप्लेन करता है कि अनिल क्लास में लाउडली बात कर रहा था, शोर मचा रहा था और इसलिए उसको पनिश किया जाना चाहिए। तो मैम ने, अब वो मैम से कहता रहता है कि मैम मैंने कुछ नहीं किया, मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर हमें यही देखने को मिल रहा है कि मैम ने एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सुरेश को खड़ा किया था क्लास में, मॉनिटर बना के उसको क्लास माइंड करने के लिए बोला, लेकिन उसने अपनी इस पावर का मिसयूज़ किया और अपनी पर्सनल चीज़ों को मैम से कंप्लेन कर दिया, पर्सनल चीज़ों को लेकर के। तो इसी तरीके से जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करता है इन अथॉरिटीज़ का जो मिसयूज़ कर रहे होते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। ऐसे केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से ऐसे राइट्स प्रोवाइड करता है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। बस आगे हम इस चैप्टर में इन्हीं राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ या कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कि अगर अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में, कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक डोमिनेंट ग्रुप के द्वारा अपनी पावर्स का लेस पावरफुल पर्सन या ग्रुप के सामने मिसयूज़ ना कर पाए।
हम यहाँ पर ये एक स्टोरी बोर्ड है, एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, उसमें इसी तरीके के क्लासरूम सिचुएशन को डिस्क्राइब किया है, जिसमें दो ग्रुप होते हैं, एक गर्ल्स का ग्रुप है और एक बॉयज़ का ग्रुप है। तो गर्ल्स चाहती हैं कि वो बास्केटबॉल खेलें, गेम्स का पीरियड था, गर्ल्स चाहती हैं कि वो बास्केटबॉल खेलें, बॉयज़ चाहते हैं कि हम क्रिकेट खेलें। जब टीचर से सेटल डाउन करने के लिए कहा गया इस प्रॉब्लम को, तो टीचर ने मेजॉरिटी के बेसिस पे कि जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है वही गेम खेल लो। तो इधर बॉयज़ की मेजॉरिटी इधर ज़्यादा थी, तो बॉयज़ को क्रिकेट खेलने की परमिशन मिल गई। तो यहाँ सेम ऐसा ही हमारी सोसाइटी में भी होता है कि एक मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी इस तरीके की अनहेल्दी सिचुएशंस अकर हो सकती हैं। एक मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा कंटिन्यूअसली एक माइनॉरिटी के ग्रुप को डोमिनेट किया जा सकता है। ये स्टोरी बोर्ड यही इलस्ट्रेट करता है कि हर सोसाइटी के एक मेजॉरिटी के द्वारा हर सोसाइटी में माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार किए गए हैं, टायरनी की है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली इन सब रूल्स को इंश्योर करता है कि माइनॉरिटी को किसी भी बेसिस पे सोसाइटी से एक्सक्लूड नहीं किया जाए, किसी भी बेसिस पे उनके राइट्स को डोमिनेट ना किया जाए। थर्ड इम्पोर्टेंट रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों पड़ी, इसका है कि कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें खुद अपने आप को ही डिफेंड करना पड़ता है। तो अपने खुद के राइट्स को भी डिफेंड करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड रही। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने खुद के राइट्स को भी सो नेक्स्ट लेट्स रिकैप द रीजंस व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हमने जो पढ़े हैं उनको हम जस्ट एक रिकॉल कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था नेपाल के लोगों का, जिन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया लोगों के आंदोलन करने के बाद, जो डेमोक्रेसी के लिए हुआ था। दूसरा एग्जांपल था सुरेश का, जो क्लास का मॉनिटर था और उसने गलत तरीके से अनिल को, जो उसका क्लासमेट था, उसको उठाया था। तीसरा एग्जांपल था गर्ल्स का, कि गर्ल्स बास्केटबॉल खेलना चाहते थे, बट बॉयज़ जो मेजॉरिटी में थे वो बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहते थे। थर्ड एग्जांपल था शबनम का, जो डिसाइड करती है कि अपना चैप्टर रिवाइज करे बजाय वो टीवी देखने के। इधर हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, ये क्या करते हैं, ये हमारे आइडियल्स स्थापित करते हैं समाज में और ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा कंट्री किस तरीके का होना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई and understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of the Indian Constitution. The Indian Constitution key features. Indian Constitution के कुछ key features हैं, अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, एक्टिव मोड में था, स्ट्रगल्स हो रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, सेवरल डिकेड से चले आ रहे थे। और किसके लिए हो रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए। इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट थे और जो हमारे कंट्री के लिए डिवोटेड ग्रेट लीडर्स थे, उन्होंने बहुत सारा समय दिया इस इमेजिनेशन के साथ, इस प्लानिंग के साथ कि हमारा फ्री इंडिया किस तरीके का होना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स। हाँ, ब्रिटिश के अंडर तो उनको उन्हीं के बनाए हुए सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। बट लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो अथॉरिटी हमारे यहाँ क्या चला था कि सबसे पहले रूल्स ऑफ अथॉरिटीज़ का रूल चलता था। सबसे पहले किंग्स का रूल चलता था, उसके बाद कॉलोनियल ईस्ट इंडिया कंपनी आई और कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ। तो हमारा फ्री इंडिया किस तरीके का होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की लीडर्स ने और इमेजिन किया कि हम अपने इंडिया में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पर हर किसी को ये इक्वली ट्रीट किया जाएगा और हर किसी को गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा। What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would be set up in India. अब बचा क्या था, उन्होंने ये सोच तो लिया कि डेमोक्रेसी होगी और हर एक बंदा गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन किस तरीके से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश की जाए, सेटअप की जाए, ऐसे कौन कौन से रूल बनाए जाएं कि
डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए, ये सब चीज़ें भी रिमेनिंग थी। तो ये जो काम किया गया था, दिस वॉज नॉट डन बाई वन पर्सन। ये केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया गया काम नहीं था, बल्कि 300 पीपल का एक ग्रुप बना था। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, जिसमें 300 पीपल का एक ग्रुप बना, जो टाइम टू टाइम पीरियडिकली नेक्स्ट 3 इयर्स तक मिलते रहे, मीटिंग करते रहे, और उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव। अब इन मेंबर्स के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो डिफरेंट सेवरल कम्युनिटीज़ के द्वारा बना हुआ है, जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं और डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और उन सब के कल्चर भी अलग अलग हैं। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो उस समय इंडिया की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल से हमारा देश जूझ रहा था। पार्टीशन हमारे देश का उसी समय इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था, और कुछ प्रिंसली स्टेट थे, वो भी अपने फ्यूचर को लेकर के अनडिसाइडेड थे कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से लोगों को अफेक्ट करेगी। तो ऑल दीज इश्यूज़ जो थे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्ट करने वाले मेंबर्स थे, उनके दिमाग में चल रहे थे, उनके माइंड में चल रहे थे, और उन्होंने एक ऐसी स्थिति से हमारे देश को उबारा, कह सकते हैं, और हमें एक विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, जो रिफ्लेक्ट करता है कि विभिन्न जो डाइवर्सिटी के लोग हैं हमारे इंडिया में, उस सब को मेंटेन करते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करता है। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट है, उसमें सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी बात की गई है, जिससे पॉवर्टी को भी कम किया जा सकता है, एज वेल एज जो जनता का रोल भी उसमें डिसाइड किया गया है कि जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि का जब चुनाव करेगी, तो इसमें पब्लिक का इम्पोर्टेंट रोल होगा, पीपल का इम्पोर्टेंट रोल होगा। यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स दिए हुए हैं, आगे हम उन्हीं पर डिस्कशन करें।